नासा ने अभी पहली पिक्चर रिलीज की है नए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से। नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप से पहली तस्वीरें रिलीज की हैं। इन इमेजेस में अब तक देखी गई सबसे एंशिएंट स्टारलाइट मौजूद है, जो यकीनन डिस्कवरी के एक नए दौर की शुरुआत है। ये अब तक का सबसे बड़ा स्पेस टेलीस्कोप है। ऐसी डिस्कवरीज करेंगे जिसकी कल्पना भी नहीं की। ये मून लैंडिंग्स के बाद से नासा के सबसे चैलेंजिंग मिशंस में से एक है। वेब असल में अपोलो के बराबर है, बस इसकी साइज, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और इसकी रीच को देखिए। ये टेलीस्कोप हमारे यूनिवर्स के सबसे दूर के हिस्से की जांच करेगा। लेकिन ये हबल ऑन स्टेरॉइड जैसा है। हबल ने हमारे लिए डीप यूनिवर्स के रास्ते खोल दिए थे, वही जेम्स वेब टेलीस्कोप और भी डीपर जाने वाला है। ये लाइट के जन्म को देखने के लिए टाइम में पीछे मुड़कर देखेगा। ऐसे मोमेंट्स होंगे जहां हम असल में पीछे मुड़कर देख सकेंगे। मैं फिर से बता दूं, पहले स्टार का चमकना वही देखने की कोशिश करेंगे। हमारे सोलर सिस्टम के पार दूर के प्लैनेट्स के सीक्रेट्स का खुलासा करेगा। ये माइंड बॉगलिंग है। हम असल में इन प्लैनेट्स को देख सकते हैं। शायद हम वहां भी जीवन ढूंढ लें। हम यूनिवर्स को ऐसे तरीके से देखेंगे जैसा पहले कभी नहीं देखा। इसमें 30 साल से ज्यादा का वक्त लगा है, 8 बिलियन पाउंड्स और 10,000 से ज्यादा लोगों की मेहनत, ताकि अब तक का सबसे एडवांस्ड टेलीस्कोप बनाया जा सके। अगर हबल ने इतिहास रचा है, तो जेम्स वेब इसे दोबारा लिखेगा। तो तैयार रहिए एक बिल्कुल नए यूनिवर्स के लिए। लॉस एंजलिस, 26 सितंबर 2021। एक सीक्रेट ऑपरेशन में एक स्पेशली डिजाइन्ड कंटेनर जो जेम्स वेब टेलीस्कोप को लेकर जा रहा है, साउथ अमेरिका में अपनी लॉन्च साइट के लिए अपनी लंबी जर्नी शुरू करता है। सिक्योरिटी काफी सख्त है। यह टेलीस्कोप अब तक का सबसे एक्सपेंसिव साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है। पास के ही एक हार्बर पर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो शख्स जो पूरे वेब स्पेस टेलीस्कोप प्रोग्राम की देखरेख कर रहे हैं, ग्रेग रॉबिन्सन। इसमें लगभग 20 साल का टाइम और करीब 10 बिलियन लगे हैं, लेकिन इस मिशन का जो ग्लोबल इम्पैक्ट होने वाला है उसकी कीमत लगाना मुश्किल है। ये काफी नर्व रैकिंग है। एस्ट्रोनॉमर्स को उम्मीद है कि ये टेलीस्कोप उस तरीके को बदल देगा जिस तरह से हम यूनिवर्स को देखते हैं। नासा ने इसे एक ऐसे सपने को पूरा करने के लिए बनाया जो पिछली सेंचुरी में शुरू हुआ था। उन्नीस के क्रिसमस के दौरान हबल स्पेस टेलीस्कोप के इंचार्ज एस्ट्रोनॉमर्स ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोटो ली। उन्होंने असल में एक एम्प्टी स्पेस के हिस्से को देखा और जानबूझकर एम्प्टी स्पेस को चुना गया था, क्योंकि वो एक बहुत लॉन्ग एक्सपोजर लेना चाहते थे और देखना चाहते थे वहां क्या है। ये पूरे 10 दिनों तक देखता रहा और जब इमेजेस वापस आने लगी तो स्पेस के उस छोटे से हिस्से में बहुत से स्टार्स और गैलेक्सीज दिखाई दी। ये अमेजिंग था। ये एक ऐसी इमेज थी जिसने हम सभी एस्ट्रोनॉमर्स को हैरान कर दिया। ये उस टाइम हमारे यूनिवर्स की सबसे डीपेस्ट इमेज थी। इस इमेज को हबल डीप फील्ड के नाम से जाना जाता है। इसमें लगभग 3000 गैलेक्सीज दिखती हैं। एस्ट्रोनॉमर्स को एहसास हुआ कि वे दूर की गैलेक्सीज को देख रहे थे जो ठीक वैसी ही थीं जैसी वे बहुत पहले हुआ करती थीं।
जब हम स्पेस में देखते हैं तब असल में टाइम देख रहे होते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि लाइट स्पेस में ट्रैवल करने के लिए फाइनाइट टाइम लेता है। लाइट की स्पीड है 300,000 किलोमीटर्स पर सेकेंड। ये वाकई बहुत फास्ट है, शायद फास्टेस्ट थिंग जो हम जानते हैं, और फिर भी ये फाइनाइट है। इसलिए हम जिस चीज को देख रहे हैं उसकी लाइट को हम तक पहुंचने में टाइम लगता है। उन सबसे दूर के ऑब्जेक्ट्स की लाइट जिन्हें हबल देख सकता है, हम तक पहुंचने में करीब 13 बिलियन ईयर्स लेती है। इसका मतलब यह है कि हम उन्हें वैसा देख रहे हैं जैसा वे बिग बैंग के कुछ 100 मिलियन ईयर्स बाद थे। लेकिन हबल के साथ हमारी ऑब्जर्वेशंस यहीं रुक जाती है। टाइम में थोड़ा और पीछे जाने पर, जब पहले स्टार्स और गैलेक्सीज का जन्म हुआ। ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग है। ये ऑब्जेक्ट्स हबल टेलीस्कोप की रेंज से बाहर हैं। तो भले ही हम सिर्फ पीछे जा रहे हों, मान लो आधा बिलियन ईयर्स से, तो वो वही टाइम था जब स्टार्स की पहली जनरेशन शुरू हुई। एस्ट्रोनॉमर्स बेताबी से जानना चाहते हैं कि यूनिवर्स के शुरुआती सालों में क्या हुआ था। पहले स्टार्स और पहली गैलेक्सीज कैसे बने थे। हम हिस्ट्री की शुरुआत की बात कर रहे हैं, और ये समझने की स्वाभाविक जिज्ञासा है कि ये सब शुरू कैसे हुआ था। हम दुनिया भर के मॉडल्स बना सकते हैं, पेपर्स लिख सकते हैं, कह सकते हैं ऐसा है वैसा है, लेकिन आखिर में आपको जाकर देखना ही पड़ता है। 1980s में हबल के लॉन्च होने से भी बहुत पहले स्टाफ के बीच वैज्ञानिकों का एक छोटा समूह मैरीलैंड के बाल्टीमोर स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट में इसके सक्सेसर के लिए आइडियाज पर काम करने लगा था। उस टीम में थे पीटर स्टॉकमैन। हमारे डायरेक्टर ने कहा, आपको ये सोचना शुरू करना होगा कि अगला टेलीस्कोप कैसा होने वाला है। इसके लॉन्च होने से पहले ही हमने बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स और इंजीनियर्स और नासा के हर हिस्से से लोगों को न्योता दिया कि वो बताएं कि वे इस टेलीस्कोप को कैसे इमेजिन करते हैं। आइडियाज में शामिल थे मून पर एक टेलीस्कोप और स्पेस में कई और टेलीस्कोप्स। लेकिन दूर की गैलेक्सीज की वो हबल इमेजेस ही थीं जिसने असल में इस टेलीस्कोप के डिजाइन को आकार दिया। जब हबल डीप फील्ड सामने आया तो लोगों को एहसास हुआ कि बाप रे, अगर हम हबल के साथ ये कर सकते हैं और हमारे पास और भी ज्यादा रेजोल्यूशन वाला टेलीस्कोप हो तो हम बहुत पीछे देख सकते हैं। और यही असल में वेब टेलीस्कोप का टारगेट था, स्टार्स और गैलेक्सीज के शुरुआती फॉर्मेशन को देखना। यूनिवर्स के सबसे पहले स्टार्स और गैलेक्सीज को देखने के लिए एक बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप की जरूरत होगी। इसे स्पेस में रखना होगा, अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऊपर, जो उस स्टार लाइट को रोकता है जिसे वे देखने की कोशिश कर रहे हैं, और इसे बड़ा ही होना होगा। टेलीस्कोप्स के साथ सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि वो कितना बड़ा है। वो जितना बड़ा होगा, आमतौर पर इमेज उतनी ही क्रिस्प होगी और वो उतनी ही सेंसिटिव होगी। जब एस्ट्रोनॉमर्स एक बड़े टेलीस्कोप की बात करते हैं तो उनका मतलब एक बड़े मेन मिरर से होता है। मिरर जितना बड़ा होगा, उतने ही ज्यादा फोटॉन्स, उतनी ही ज्यादा लाइट आप कलेक्ट कर पाएंगे। और जब आप उन चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हों जो बहुत डिम हैं, तो आपको ज़्यादा फोटॉन्स कलेक्ट करने के लिए एक बहुत बड़े टेलीस्कोप की ज़रूरत होती है। वेब से पहले नासा ने स्पेस में जो सबसे बड़ा मिरर लॉन्च किया था वो हबल स्पेस टेलीस्कोप में था। यह ग्लास का एक छोटा सा पीस है जिसका डायमीटर 2.4 मीटर्स है। लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लिए एस्ट्रोनॉमर्स को 6.5 मीटर्स चौड़ा मिरर चाहिए। ये इतना चौड़ा है कि सबसे बड़े रॉकेट के अंदर भी फिट नहीं हो सकता। उन्नीस में ये एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम थी टेलीस्कोप के पहले इंजीनियर पियर बेली के लिए।
तो ये एक स्कूल नोटबुक है, लेकिन मैंने इसका इस्तेमाल उन सभी डिस्कशन का हिसाब रखने के लिए किया है जो हमारे बीच हुए, और कॉन्सेप्ट के लिए। ये हमारे टेलीस्कोप के सबसे शुरुआती डिज़ाइन की पहली पिक्चर है, और ये पेटल से बना है जो एक फ्लावर की तरह फोल्डेबल है ताकि उन्हें लॉन्च के दौरान फोल्ड किया जा सके और स्पेस में पहुंचने पर खोला जा सके। – 2002 तक डिजाइन काफी बदल चुका था। हबल की तरह एक सिंगल ग्लास मिरर के बजाय वेब के इंजीनियर्स ने 18 हेक्सागोनल सेगमेंट्स इस्तेमाल करने का फैसला किया। हर एक के पीछे वे सेगमेंट को हिलाने के लिए 7 मोटर्स लगाएंगे ताकि उन सभी 18 को अलाइन किया जा सके और वे एक सिंगल जायंट मिरर की तरह लाइट को फोकस कर सकें। मोटर्स मिरर की साइड को फोल्ड कर देते हैं ताकि ये उस रॉकेट में फिट हो सके जो इसे स्पेस में ले जाएगा। सितंबर 2003 टेलीस्कोप बनाने का काम शुरू होता है, जिसे अब जेम्स वेब नाम दिया गया है, उस नासा डायरेक्टर के नाम पर जिन्होंने 1960s की रेस टू द मून को लीड किया था। स्पेस में भेजे गए अब तक के सबसे बड़े मिरर के जायंट सेगमेंट्स को सही आकार देना एक इंजीनियरिंग चैलेंज है। जे डैनियल उस टीम को लीड कर रहे हैं जिसे इन्हें बिल्कुल सही शेप देनी है। चैलेंज ये है कि हमारे पास 18 अलग अलग हेक्सागोनल सेगमेंट्स हैं जो प्राइमरी मिरर बनाते हैं, इसलिए आपको पूरी सरफेस का कर्व जितना हो सके उतना परफेक्ट चाहिए। ये सेगमेंट्स एक हल्के वजन वाले मेटल से बने हैं जिसे बेरिलियम कहते हैं। उन्हें शेप देने के लिए इंजीनियर्स को नई तकनीक विकसित करनी पड़ी। आप मेरे पीछे इन बहुत बड़ी मशीन्स को देख रहे हैं। इन्हें जेम्स वेब मिरर्स को प्रोसेस करने के लिए कस्टम डिजाइन और बिल्ड किया गया था। मशीन्स को एक स्मूथ कर्व पॉलिश करना होता है। कोई भी बम्स ह्यूमन हेयर की चौड़ाई के 1/5000वें हिस्से से भी छोटा होना चाहिए। अगर मिरर का साइज यूनाइटेड स्टेट्स के बराबर होता तो हम उन बम्स की बात करते जो सिर्फ कुछ सेंटीमीटर या कुछ इंचेस होते। मतलब अविश्वसनीय रूप से स्मूथ। 8 नई मशीन्स के साथ भी जे की टीम को सभी 18 मिरर्स पर परफेक्ट सरफेस पॉलिश करने में 2.5 साल का वक्त लग जाता है। अगर वे इसे सही कर लेते हैं तो ये मिरर्स दूर की गैलेक्सीज की पिन शार्प इमेजेस को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में रिफ्लेक्ट करेंगे। लेकिन स्पेस में और गहराई से देखने के लिए और हबल के मुकाबले टाइम में और पीछे जाने के लिए टेलीस्कोप को उस लाइट को भी डिटेक्ट करने की जरूरत है जिसे हबल नहीं देख सकता। वेब के लॉन्च से पहले सबसे पुराना ऑब्जेक्ट जो हमने देखा है वो ये है, गैलेक्सी GN-Z11। हमारे इंस्ट्रूमेंट्स की लिमिट पर यह बस लाइट की एक छोटी सी बिंदु है, और हमने पाया कि ये बिग बैंग के 400 मिलियन ईयर्स के बाद की है। इसका मतलब है कि हम इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए टाइम में 13.4 बिलियन ईयर्स पीछे देख रहे हैं। 13,400 मिलियन ईयर्स का टाइम इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। लेकिन ये दिलचस्प झलक उतनी ही दूर है जितना हबल देख सकता है। और आगे देखने के लिए वेब को एक ऐसी लाइट को डिटेक्ट करना होगा जो ह्यूमन आइज को दिखाई नहीं देती। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत दूर की गैलेक्सी से आने वाली लाइट स्पेस के अपने लंबे सफर के दौरान बदल जाती है। बिग बैंग के बाद से ही यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड हो रहा है। पहले स्टार्स से आने वाली लाइट अरबों सालों से इस एक्सपैंडिंग यूनिवर्स के माध्यम से सफर कर रही है। जैसे जैसे स्पेस एक्सपैंड होता है, इसमें से गुजरने वाली लाइट की वेवलेंथ लंबी होती जाती है।
जिसका मतलब यह है कि लाइट का कलर लाइट स्पेक्ट्रम के रेड एंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और जैसे जैसे लाइट लाल और ज्यादा लाल होती जाती है, ये आखिरकार विजिबल होने के बजाय इनविजिबल इंफ्रारेड में बदल जाती है। तो स्टार लाइट जो विजिबल लाइट के रूप में शुरू हुई होगी, यूनिवर्स के एक्सपेंशन के दौरान अरबों सालों तक सफर करते हुए अब इंफ्रारेड में फैल चुकी है। तो अगर आप इंफ्रारेड में जाते हैं तो आप इनमें से बहुत से दूर के और पुराने ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। पहले स्टार्स और गैलेक्सीज को देखने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को उस इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट करने के लायक होना चाहिए। हालांकि हम इसे देख नहीं सकते, इंफ्रारेड लाइट हमारे चारों ओर है। हम इंफ्रारेड लाइट को महसूस कर सकते हैं, ये एक एनर्जी है। उदाहरण के लिए सन विजिबल लाइट देता है, लेकिन ये इंफ्रारेड भी देता है जो स्किन पे महसूस होता है। तो भले इस लाइट को हम देख नहीं सकते, इसे फील कर सकते हैं। साथ ही हम ऐसे सेंसर्स बना सकते हैं जो इस लाइट को पकड़ सकें, जो यूजफुल है एस्ट्रोनॉमी में। यहाँ आप असल में अंधेरे में भी चीजें देख सकती हैं। और अब यूनिवर्स अलग तरह से चमक उठता है, क्योंकि गर्म होने का मूल मतलब किसी भी टेम्परेचर से है। वो चीजें जो इंसानों के लिए बहुत ठंडी हैं, ऐसी जो 0 से सैकड़ों डिग्रीज नीचे हैं, असल में आप उनकी चमक देख सकते हैं। स्पेस में एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप को काम पर लगाना एक बड़ी चुनौती है। टेलीस्कोप पूरी तरह से सन की रोशनी के सामने होगा, जिससे यह गर्म हो जाएगा और अपनी खुद की इंफ्रारेड रेडिएशन छोड़ेगा। ये दूर की गैलेक्सीज से आने वाली बहुत धीमी इंफ्रारेड लाइट को दबा देगा। टेलीस्कोप को काम करने के लिए इंजीनियर्स को एक तरीका ढूंढना होगा इसे बहुत ज्यादा ठंडा रखने का। एक चीज उनके पक्ष में है, हालांकि सन गर्म है पर स्पेस खुद ठंडा है। मूल रूप से आप जानते हैं, यूनिवर्स एक विशाल रेफ्रिजरेटर है, और अगर आप वहां कुछ रखते हैं और उसे सन से बचाते हैं तो वो ठंडा होने वाला है। स्पेस का टेम्परेचर जहां से वे वेब को भेजेंगे वो -266 सेल्सियस है, एब्सोल्यूट जीरो से केवल 7 डिग्रीज ऊपर। इसीलिए यदि वेब के इंजीनियर्स सन की गर्मी को रिफ्लेक्ट करने के लिए एक बड़ा पैरासोल डिजाइन करते हैं ताकि सन की गर्मी दूर रहे, तो अंधेरे वाली साइड का टेम्परेचर नाटकीय रूप से गिर जाना चाहिए। लेकिन इस विशाल सनशील्ड को बनाना पूरे प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। लेकिन इस विशाल सनशील्ड को बनाना पूरे प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। डिजाइन के नजरिए से सनशील्ड शायद सबसे कॉम्प्लेक्स चीज है। इससे टेलीस्कोप की एक साइड को बहुत ज्यादा ठंडा रखना है, एब्सोल्यूट जीरो के काफी करीब, और दूसरी साइड पर बहुत गर्म। शील्ड की वो साइड जो सन की ओर है वो उबलते पानी जितनी गर्म हो जाएगी। ठंडी साइड को लिक्विड नाइट्रोजन से भी ज्यादा ठंडा रहना चाहिए। पूरा मिशन सनशील्ड डिजाइन के सफल होने पर निर्भर करता है। हंसविल, अलाबामा। अगस्त 2013 में विशाल सनशील्ड पर कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। माइक हेल्बा मैन्युफैक्चरर के चीफ साइंटिस्ट हैं। इसका डिजाइन वास्तव में बहुत कॉम्प्लेक्स है। यह सिर्फ एक इंसुलेटिंग ब्लैंकेट नहीं हो सकता। सनशील्ड के डिजाइन का एक हिस्सा ये गर्मी को स्पेस में रेडिएट करने की अनुमति देता है। पूरे टेलीस्कोप को छाया देने के लिए सनशील्ड को बहुत बड़ा होना होगा, लगभग एक टेनिस कोर्ट के आकार का। सन की लगभग पूरी गर्मी को रोकने के लिए इसे रिफ्लेक्टिव मटेरियल की 5 लेयर्स से बनाना होगा, ताकि जो गर्मी एक लेयर से गुजरती है वो अगली लेयर द्वारा साइड से रिफ्लेक्ट हो जाए।
इसे स्पेस में ले जाने का एकमात्र तरीका इसे फोल्ड करना है। लेकिन वहां पहुंचकर इसे खोलना होगा। पूरे मिशन का सबसे रिस्की ऑपरेशन। सनशील्ड मटेरियल को बहुत पतला होना चाहिए ताकि उसे छोटा बनाने के लिए कई बार फोल्ड किया जा सके, लेकिन इसे इतना मजबूत भी होना चाहिए कि खुलने पर यह फटे नहीं या कहीं अटके नहीं। नासा कैप्टन नाम के एक स्पेस एज पॉलीमर का इस्तेमाल करता है। यह इंसानी बाल से भी पतला है, लेकिन लगभग स्टील जितना मजबूत है। तो उस एक ने 37.9 LB खिंचाव झेला। सनशील्ड की लेयर पर एक खास पिंक सिलिकॉन कोटिंग जो सन की ओर होगी, वो सन की करीब 90% हीट को रिफ्लेक्ट कर देगी। अगली 4 लेयर्स को बची हुई हीट को साइड से बाहर रिफ्लेक्ट करना होगा। इसी तरह सभी 5 लेयर्स धीरे धीरे टेलीस्कोप को ठंडा करेगी। हीट को साइड से बाहर निकालने के लिए सनशील्ड की लेयर्स को किनारों के मुकाबले बीच में एक दूसरे के करीब होना चाहिए। इसका मतलब है कि हर लेयर का शेप थोड़ा अलग होना चाहिए। ये मटेरियल करीब 4 फुट चौड़े रोल्स में आता है, इसलिए हम उन्हें अपनी कटिंग टेबल पर शेप में काटते हैं और फिर उन्हें सनशील्ड के शेप में एक साथ जोड़ दिया जाता है। आपको बहुत सावधान रहना होगा क्योंकि ये बहुत पतला है, ये फट सकता है। मेम्ब्रेन के टुकड़े को बिल्कुल सपाट काटा जाता है, लेकिन उन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि जब उन्हें जोड़ा जाए तो वो एक 3 डायमेंशनल शेप ले लें। टीम अगले 3 साल सनशील्ड की 5 लेयर्स को बनाने में बिताती है। अपने ऑपरेटिंग टेम्परेचर तक ठंडा होने पर जेम्स वेब टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमर्स को उस रहस्यमय टाइम को एक्सप्लोर करने देगा जो हबल की पहुंच से बाहर है। ये वो टाइम है जो बिग बैंग के कुछ 100 मिलियन ईयर्स के बाद शुरू होता है। पहले बिग बैंग होता है और फिर यूनिवर्स ठंडा होता है, काफी लंबे टाइम तक। साइंटिस्ट के लिए ये बहुत बोरिंग है, वहां देखने के लिए कुछ भी नहीं, लाइट बाहर ही नहीं निकल पाती। और फिर कुछ बदलता है। यूनिवर्स के कुछ हिस्से इतने ठंडे हो जाते हैं कि मैटर कंडेंस हो जाता है और पहले स्टार्स बनाता है। लगभग 13.6 बिलियन ईयर्स पहले अंधेरे से उजाला बाहर आया, लेकिन कोई नहीं जानता कि असल में उन पहले स्टार्स का जन्म कैसे हुआ था। उस अंधेरे और ठंडे यूनिवर्स में केवल वही एलिमेंट्स मौजूद थे जो बिग बैंग में बचे थे। हाइड्रोजन, हीलियम और बहुत कम मात्रा में लिथियम। वैज्ञानिकों की थियरी यह है कि इन गैसेस के विशाल बादलों ने अपनी खुद की ग्रेविटी की वजह से ढहकर पहले स्टार्स बनाए, लेकिन किसी ने उन्हें देखा नहीं है। वे वैसे स्टार्स नहीं थे जैसा कि हम जानते हैं। स्टार्स भी टाइम के साथ इवॉल्व हुए हैं। शुरुआती स्टार्स उस मैटर से बने थे जो यूनिवर्स में मौजूद था, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम। हमारी समझ के हिसाब से वो बहुत विशाल थे, शायद हमारे सन के मास के 100 गुना ज्यादा। हमारा मानना है वे शायद काफी बड़े स्टार्स थे, लेकिन वो ज्यादा समय तक टिके नहीं। वो बहुत ही ब्राइट थे, उन्होंने खुद को धमाके से खत्म कर लिया। एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स का मानना है कि उन पहले स्टार्स के अंदर मौजूद भयंकर टेम्परेचर और प्रेशर ने हाइड्रोजन और हीलियम को कई नए केमिकल एलिमेंट्स में बदल दिया।
और जब वे स्टार्स खत्म हुए तो उनके शक्तिशाली सुपरनोवा धमाकों ने और भी ज्यादा एलिमेंट्स पैदा किए। इन पहले स्टार्स से ही प्लैनेट्स बनाने का मटेरियल मिला, जिसमें अर्थ भी शामिल है। यूनिवर्स की केमिस्ट्री उस पहले दौर के बाद ज्यादा बदली नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारे आसपास की लगभग हर चीज बिल्कुल शुरुआत में ही बनी थी। वहां ये अविश्वसनीय रूप से सघन दौर रहा होगा। स्टार फॉर्मेशन का, विशाल स्टार्स का, सब कुछ फट रहा है। यही तो हम ढूंढ रहे हैं। सोचिए, ये इतना गहरा है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के साथ हम पहले स्टार्स को चमकते हुए देख रहे हैं। उन एलिमेंट्स की वो शुरुआती रचना जो लाइफ जैसी चीजों तक ले आती है। रेडोंडो बीच, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया। यहां एक विशाल क्लीन रूम में इंजीनियर्स एक प्रोटोटाइप सनशील्ड को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले किसी ने भी स्पेस में टेलीस्कोप को नहीं खोला है। ये इसे नासा के सबसे महत्वाकांक्षी मिशंस में से एक बनाता है। वेब असल में अपोलो के बराबर है। इसकी साइज, कॉम्प्लेक्सिटी, पहुंच और स्कोप के मामले में हम बहुत से कॉम्प्लेक्स और मुश्किल मिशंस करते हैं, और ये निश्चित रूप से कॉम्प्लेक्सिटी की उस लिस्ट में सबसे ऊपर है। इंजीनियरिंग टीम को उस विशाल सनशील्ड को स्पेस में बिना इंसानी मदद के खोलने का रास्ता ढूंढना होगा। उनका प्लान एक रिमोट कंट्रोल्ड सिस्टम इस्तेमाल करने का है, जिसमें केबल्स, मोटर्स और पुलीज होंगे। आपको इसे किसी तरह के केबल से तनाव देना होगा, क्योंकि इसे शुरुआत में नरम और फोल्डेबल होना है और फिर इसे खींचकर एकदम तानना होगा। उन्होंने अर्थ पर इसे काम पर लगा दिया है, लेकिन स्पेस में ये एक हाई रिस्क ऑपरेशन होगा। और ये रिस्क और भी बड़ा है, क्योंकि जहां वे वेब को तैनात करेंगे, वे टेलीस्कोप को एक ऐसी जगह भेजेंगे जिसे दूसरे लग्रांज पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ये एक ग्रेविटेशनल स्वीट स्पॉट है जो स्पेसक्राफ्ट को अपनी स्थिति में बनाए रखने में मदद करता है। यहां ये सन के चारों ओर उसी स्पीड से चलेगा जिस स्पीड से अर्थ एक खास ऑर्बिट में मूव करती है। इस ऑर्बिट में सन, अर्थ और मून की हीट हमेशा टेलीस्कोप की एक ही साइड पर पड़ती है और उसे विशाल सनशील्ड से रोका जा सकता है। लेकिन यह स्थिति बहुत दूर है, अर्थ से मून के मुकाबले 4 गुना ज्यादा दूर। अगर कुछ गलत हो जाता है तो वहां रिपेयर मिशन भेजना नामुमकिन है। जब हम इसे ऑर्बिट में करेंगे तो ये बहुत तनावपूर्ण होगा, क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है। हम इसे छू नहीं सकते, हम केवल मोटर्स को कमांड दे सकते हैं। ये काफी डरावना है। हाँ, वेब लाखों मील दूर होगा, तो ये इंसानों की वर्तमान क्षमता के हिसाब से बहुत दूर है। इसे रिपेयर के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बनाने वाली टीम के पास इसे सही करने का सिर्फ एक मौका है। ये 8 बिलियन पाउंड का एक बड़ा दांव है। सितंबर 2012। पहले मिरर सेगमेंट्स नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में पहुंचते हैं। पॉलिश्ड मिरर्स पर गोल्ड की एक बहुत पतली लेयर चढ़ाई गई है ताकि वे इंफ्रारेड लाइट को बेहतर तरीके से रिफ्लेक्ट कर सकें।
जब सभी मिरर्स पहुंच जाते हैं तो एक रोबोट आर्म उन्हें उस कार्बन कंपोजिट फ्रेम में फिट करती है जो उन्हें साथ रखेगा। दो महीने के काम के बाद वर्कर्स आखिर मिरर को उसकी जगह पर फिट कर देते हैं। और फरवरी 2016 में 6.5 मीटर चौड़ा प्राइमरी मिरर आखिरकार पूरा हो जाता है। ये बड़ा और एकदम सटीक मिरर यूनिवर्स के प्रति हमारे नजरिए में क्रांति ला देगा। इसकी मदद से वेब किसी दूसरी दुनिया पर लाइफ का भी पता लगा सकता है। हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जो प्लैनेट्स हैं, उन्हें एक्सोप्लैनेट्स कहा जाता है। एक्सोप्लैनेट्स हमारी कल्पना को इसलिए जगाते हैं क्योंकि हमारे जैसे लाइफ फॉर्म्स प्लैनेट पर ही रहते हैं। और हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम अकेले हैं इस यूनिवर्स में? खैर, इस सवाल पर विचार करना एक बात है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करना और असली जवाब पाना दूसरी बात है। 5000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स की खोज के बावजूद वैज्ञानिक उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। आज तक हमें बस उनकी साइज और मास का एक मोटा अंदाजा है और ये पता है कि वे अपने स्टार के कितने करीब हैं। हम नहीं जानते कि वहाँ क्लाउड्स है या ओशन है या वहाँ का एनवायरनमेंट लाइफ के लिए सही है या नहीं। हम बस आपको उस प्लैनेट की सबसे बुनियादी स्पेक्स ही बता सकते हैं। अगर वहां किसी प्लैनेट पर लाइफ है तो एक तरीका है जिससे वेब उसे डिटेक्ट कर सकता है। जैसे ही प्लैनेट अपने स्टार के सामने आता है, स्टारलाइट का एक छोटा सा हिस्सा उस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर से होकर गुजरेगा। वेब में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं जो उस लाइट को एनालाइज कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर एक बास्केटबॉल की चारों ओर लपेटे एक पतले रबर बैंड की तरह होते हैं, बहुत ही पतले, लेकिन हम इतना डेटा हासिल कर सकते हैं जिससे ये एनालाइज किया जा सके कि कौन से केमिकल्स उस एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं। हम एक ऐसे दौर में कदम रख रहे हैं जहां हम कह सकते हैं इस प्लेनेट पर पानी है, इस पर मीथेन है, या इस वाले का टेम्परेचर बिल्कुल हमारे जैसा ही है। ये इतना गहरा भी हो सकता है कि हम वहां पौधे या क्लोरोफॉर्म की मौजूदगी का पता लगाएं। क्या हो अगर हमें मिले एक प्लेनेट जहां है पोल्यूशन? क्या हो अगर मिले इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या टेक्नोलॉजी का कोई संकेत? और तब बात गहरी हो जाएगी। शायद हम उस मोड़ पर होंगे जहां हम कह सके कि वहां दूसरे जीव हैं जो हमारी ही तरफ देख रहे हैं। वेब के सनशील्ड और मिरर सेक्शंस के पूरा होने के बाद इंजीनियर्स को उनका कड़ा टेस्ट करना होगा ताकि ये पक्का हो सके कि टेलीस्कोप लॉन्च की मुश्किल स्थितियों को झेल पाएगा। और इनमें सबसे कठिन है वाइब्रेशन टेस्ट। जब रॉकेट लॉन्च होता है तो वो बहुत जोर से हिलता है ना, क्योंकि उसके अंदर धमाका हो रहा होता है। इसलिए हम अपने व्हीकल को यहाँ पर एक टेबल पर रखते हैं और उसे रॉकेट की तरह हिलाते हैं। ये सोचना थोड़ा डरावना है कि आप उसे तोड़ना नहीं चाह रहे, बल्कि ये साबित करना चाह रहे हैं कि वो काम करता है। लेकिन जब मैंने वाइब्रेशन टेस्ट होते देखा है और अचानक आप अपने व्हीकल को हिलाते हुए देखते हैं तो आप जानते हैं कि उसे इसी के लिए डिजाइन किया गया है। तो वाइब्रेशन टेस्ट को देखना आपकी अपनी सांसें थोड़ी थाम लेनी पड़ती है। टेलीस्कोप को उस खतरनाक लॉन्च से बचाने के लिए इसके हर खुलने वाले हिस्से को मजबूती से पिंस लगाकर बांधना होगा ताकि वो ढीला होकर ना हिले। स्पेस में पहुंचने के बाद इन पिन डाउन मैकेनिज्म्स का खुलना बहुत जरूरी है, वरना टेलीस्कोप खुलेगा ही नहीं।
अकेले सनशील्ड में ही 107 मैकेनिज्म्स हैं और इसे काम करने के लिए उन सभी 107 का ठीक से चलना जरूरी है। ये क्रिटिकल रिलीज मैकेनिज्म्स यहाँ कैलिफोर्निया के मोर पार्क में बनाए जाते हैं। पूरा मिशन इन छोटे छोटे पुर्जों के बिना किसी रुकावट के काम करने पर टिका है। क्रिस्टल प्यूगा वो इंजीनियर हैं जिनकी जिम्मेदारी ये पक्का करना है कि वे सब पुर्जे काम करें। जेम्स वेब ब्रांड न्यू सिस्टम है। इसका कॉम्प्लेक्स डिजाइन है, ये नया है और इसके जैसा पहले कभी नहीं किया गया है। ये पक्का करने के लिए कि विशाल सनशील्ड ढीली होकर ना हिले और लॉन्च के दौरान उलझ ना जाए, इसमें 1000 से ज्यादा सटीक होल्स किए गए हैं। जब इसे स्टोर्ड पोजीशन में फोल्ड किया जाता है तो ये होल्स एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं ताकि सनशील्ड को पिंस और 107 रिलीज मैकेनिज्म्स के जरिए अपनी जगह पर रखा जा सके। जब हम सनशील्ड मेम्ब्रेन को फोल्ड करते हैं तो हम उसे अकॉर्डियन स्टाइल में फोल्ड करते हैं। तो किसी भी जगह पर आपके पास मेम्ब्रेन की 70 लेयर्स हो सकती हैं, फोल्ड की हुई। हर एक लेयर में होल्स है, वे सभी अलाइन किए गए हैं ताकि आप मेम्ब्रेन्स के पूरे स्टैक में एक पिन डाल सकें। हम यूज करते हैं मेम्ब्रेन रिलीज डिवाइस सनशील्ड के पूरे डिजाइन को एक साथ रखने के लिए। तो हम इस स्पेशली डिजाइन्ड पिन को लेंगे और इसे सनशील्ड मेम्ब्रेन के पूरे स्टैक के आर पार डालेंगे। फोल्ड की गई सनशील्ड की सुरक्षा के लिए स्प्रिंग लोडेड कवर्स उस पर बिछाए जाते हैं और उन्हें रिलीज डिवाइस से जोड़ दिया जाता है। हम चाहते हैं कि सब कुछ ठीक से स्टोर्ड हो ताकि लॉन्च के समय कोई नुकसान न हो और जब इसे स्पेस में डिप्लॉय किया जाए तो ये सही सीक्वेंस में खुल जाए। सनशील्ड को खोलने के लिए हर रिलीज मैकेनिज्म्स के अंदर की हर चीज को बिना किसी रुकावट के काम करना होगा। इंजीनियर्स एक इलेक्ट्रिक करंट भेजेंगे जो एक फ्यूज को पिघला देगा, जिससे एक स्प्रिंग खुलेगा जो एक नट को अलग कर देगा, जिससे पिन आजाद हो जाएगा और जिससे स्प्रिंग रोल्ड कवर खुल जाएगा और आखिरकार सनशील्ड खुल जाएगी। कवर्स को वापस रोल करने के लिए सभी 107 रिलीज मैकेनिज्म्स का काम करना बहुत जरूरी है। अगर एक भी फेल हुआ तो सनशील्ड नहीं खुलेगी और टेलीस्कोप भी काम नहीं करेगा। 30 साल से ज्यादा की मेहनत बेकार चली जाएगी। ये पक्का करने के लिए कि उनमें से हर एक ठीक से काम करे, हम बस करेंगे टेस्ट टेस्ट टेस्ट। आज क्रिस्टल और टीम एक मैकेनिज्म का टेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं ताकि ये चेक किया जा सके कि वो पिन को तेजी से रिलीज करता है या नहीं। काउंटडाउन रेडी, 3, 2, 1, फायर। ये टेस्ट मापता है कि फ्यूज को पिघलने में कितना टाइम लगता है। तो ऐसा लग रहा है कि हमारा बर्न टाइम करीब 17.6 मिलीसेकंड्स है। हाँ। जो मैक्सिमम लिमिट से काफी कम है। मैक्सिमम लिमिट से बहुत कम है। उन्होंने 1500 से ज्यादा रिलीज मैकेनिज्म्स का टेस्ट किया है ताकि वो जितना हो सके पक्का कर लें कि वो जो टेलीस्कोप में लगा रहे हैं वो स्पेस में पहुंचने पर काम करेंगे। दिन के आखिर में आप बस उम्मीद कर सकते हैं कि सब ठीक रहे और काम करता रहे। हमारे पास इसे सही करने का बस एक मौका है, इसे काम करना ही होगा। मार्च 2021 लॉस एंजलिस के क्लीन रूम में टेक्नीशियंस पूरे हो चुके टेलीस्कोप को लॉन्च करने के लिए फोल्ड कर रहे हैं।
जब आप वेब को आखिरी बार अर्थ पर स्टोर करते हैं तो आप असल में वो स्थिति तय कर रहे होते हैं जिससे ऑर्बिट में इसकी सफलता की संभावना जुड़ी होती है। ये इतना ही सीधा है। दुनिया के सबसे महंगे कैमरे पर किए जाने वाले कामों की लिस्ट में सबसे ऊपर है लेंस कैप को हटाना याद रखना। इस फोल्डिंग में काफी टाइम लगता है, करीब 1 मंथ। ये वैसा ही क्रिटिकल है जैसे किसी पैराशूट को फोल्ड करना, है ना? और फिर आपको एक प्लेन से छलांग लगानी हो, इसलिए बहुत मेटिकुलसली होना पड़ता है। टेलीस्कोप को सावधानी से फोल्ड करने के बाद टीम इसे इसके खास तौर पर बने कंटेनर में पैक कर देती है ताकि इसके शानदार मिरर्स लॉन्च साइट तक की जर्नी के दौरान, जो कि साउथ अमेरिका में है, साफ रहें। मैं 32 सालों से स्पेस इंडस्ट्री में हूँ, जिनमें से 12 साल वेब पर बीते हैं, है ना? यानी मेरे करियर का 1/3 हिस्सा। तो जब व्हीकल वहाँ से निकला तो ये बिल्कुल वैसा ही लगा जैसे मेरी बेटियाँ स्कूल के लिए निकली हो। आपको गर्व होता है, आप चाहते हैं कि वे आगे बढ़ें। ये उनके अपने पैरों पर खड़ा होने जैसा एक कदम है, लेकिन साथ ही आप उन्हें अभी से मिस करने लगते हैं, है ना? जिस दिन वे जाते हैं आप सोचते हैं, ओह क्या वे अकेले ठीक से रह पाएंगे, है ना, अपने दम पर। लॉस एंजलिस से रॉकेट पार्ट्स को ले जाने के लिए बना एक शिप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को फ्रेंच गुआना में इसके लॉन्च साइट तक ले जाने के लिए 16 दिनों की यात्रा पर निकल जाता है। अक्टूबर 2021, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कोरू स्पेसपोर्ट। अगले 2 महीनों के दौरान इंजीनियर्स टेलीस्कोप को लॉन्च करने के लिए तैयार करते हैं। वे फाइनल चेक करते हैं, ये पक्का करने के लिए कि इसके सिस्टम इस जर्नी को झेल गए हैं, और वो इसमें फ्यूल भरते हैं जिसका इस्तेमाल ये अपनी ऑर्बिट को बनाए रखने के लिए करेगा। और फिर वे इसे एक आरियान 5 रॉकेट के नोज में रखते हैं। बाल्टीमोर, मैरीलैंड, टेलीस्कोप के लिए मिशन कंट्रोल। जब एक बार यह स्पेस में पहुंच जाए, कार्ल स्टार स्पेसक्राफ्ट की कमांड संभालने का इंतजार करते हैं लिफ्ट ऑफ के 30 मिनट बाद। मैं मिशन ऑपरेशंस मैनेजर हूँ, यानी मॉम, इसलिए सब मुझे बस मॉम कहकर बुलाते हैं। वो मैं हूँ। ऑल स्टेशंस ये ऑप्स पर मॉम बोल रही हैं। कॉपी दैट मॉम। कार्ल स्पेस में टेलीस्कोप को अनफोल्ड करने के लिए जिम्मेदार होंगे। जो चैलेंजिंग है वो ये है कि ऐसा पहले कभी नहीं किया गया। मैं हमेशा लोगों को अपने आहा मोमेंट्स के बारे में बताता हूँ। हम लॉन्च करते हैं और कोई धमाका नहीं होता, वो एक बहुत अच्छी बात है। मैं वहाँ तक संतुष्ट हूँ, वो एक बड़ी रिलीफ है। दूसरा, हम लॉन्च व्हीकल से अलग होते हैं। उस पॉइंट पर मुझे पता होता है कि हमारे पास एक चांस है, क्योंकि मैं लॉन्च व्हीकल को कंट्रोल नहीं कर सकता। लॉन्च व्हीकल के खिलाफ कुछ भी नहीं है। ये एक भरोसेमंद और बेहतरीन लॉन्च व्हीकल है। मेरी बात का गलत मतलब ना निकालें, पर मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। लेकिन जिस पल हम वहाँ से अलग होते हैं, अब हमारे पास एक चांस है। हमने 70 से ज़्यादा रिहर्सल्स की हैं। हम इस व्हीकल को जानते हैं। इसमें 8 बिलियन पाउंड, 18 साल और बनाने में लोगों के 100 मिलियन आवर्स से भी ज्यादा का टाइम लगा है। अब क्रिसमस के दिन 2021 को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च के लिए तैयार है। यह सारी मेहनत, टाइम और पैसा 669 टन विस्फोटक रॉकेट फ्यूल के ऊपर टिका है। रेडी टू गो। मैं हर लॉन्च पर इसी दौर से गुजरता हूँ। जैसे ही आप पैड के करीब पहुंचते हैं और निश्चित रूप से काउंटडाउन के करीब पेट में अजीब सी हलचल होने लगती है। अन मिनट। ऑल राइट,
Chatter. Countdown in French. 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, top. और इंजन स्टार्ट हो गया है. And we have engine start. और लिफ्ट ऑफ. डिकॉलेज. डिकॉलेज एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से लिफ्ट ऑफ खुद टाइम के किनारे तक. जेम्स वेब यूनिवर्स के जन्म तक की वापस एक वॉयज शुरू करता है. Punching a hole through the clouds, 20 seconds into लिफ्ट ऑफ के 27 मिनट बाद आर्यन वेब को उसकी मंथ लॉन्ग जर्नी पर भेजता है, उसकी ऑर्बिटिंग पोजीशन तक, जो कि 15 लाख किलोमीटर दूर है. लॉन्च साइट पर मौजूद टीम ने अपना काम कर दिया है. Jupiter Control Center to Raphael Chevrier of Arianespace. Raphael, so far so good. अब ये कार्ल स्टार के कंधों पर है और बाल्टीमोर में टेलीस्कोप के कंट्रोल हब में मौजूद टीम पर कि वे स्पेस में वेब को अनफोल्ड करें. डिप्लॉयमेंट्स तीसरे दिन से शुरू होती हैं और वो कम से कम 10 दिनों से ज्यादा तक चलते हैं. टीम उन पैलेट्स को डिप्लॉय करके शुरुआत करती है जो सनशील्ड को थामे हुए है. मुझे कहना होगा कि ये बहुत एक्साइटिंग था. वहाँ बहुत टेंशन थी. पैलेट्स बहुत आसानी से नीचे आ गए. ऑपरेशन प्लान के मुताबिक रहा. ये वाकई बहुत स्मूथ था. लॉन्च के 5 दिनों के बाद अब सबसे चैलेंजिंग ऑपरेशन का टाइम है. विशाल सनशील्ड को अनफोल्ड करना. उन्हें कवर्स को वापस रोल करके शुरुआत करनी होगी. ये वो क्रिटिकल मोमेंट है जब सभी 107 रिलीज डिवाइसेस का काम करना जरूरी है. द मेम्ब्रेन रिलीज डिवाइसेस. हमने पूरी स्ट्रिंग फायर की और तभी हमें एहसास हुआ कि हमें एक प्रॉब्लम है. अगर सभी रिलीज डिवाइसेस ठीक से फायर होते हैं तो कवर वापस रोल हो जाएगा और स्विचेस को ट्रिगर करेगा जो पैलेट के किनारे पर है. स्विचेस मिशन कंट्रोल को एक सिग्नल भेजते हैं, उन्हें ये बताते हुए कि कवर वापस रोल हो गया है. लेकिन हुआ ये कि हमें वो सिग्नल दिखा ही नहीं. हमने स्विचेस को एक्टिवेट होते नहीं देखा, इसलिए हम रुक गए. हमें सिग्नल नहीं मिला तो अगली चीज थी कि इसे दोबारा फायर करना. तो हमने दोबारा फायर किया और इसने काम नहीं किया. ऐसा लग रहा है कि रिलीज डिवाइसेस में कोई प्रॉब्लम हो सकती है. शायद वो सब फायर नहीं हुए या शायद वो सब असल में आज़ाद नहीं हुए. ये बहुत सीरियस था. मैं नहीं जानता कि इसे कैसे बताऊं, लेकिन वहां बहुत खामोशी छा गई थी और लोग बहुत गंभीर हो गए थे. टीम को डर है कि वे टेलीस्कोप को खो चुके हैं. 1 या 1.5 दिन बीतने के बाद हमें एहसास हुआ कि हमने इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली सब कुछ आजमा लिया है जो हम कर सकते थे. और तभी एक थर्मल इंजीनियर मदद के लिए आगे आया और उसने कहा, मैं ये टेम्परेचर्स देख रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ ये टेम्परेचर्स तभी मिल सकते हैं जब वहाँ कोई रुकावट ना हो. इसीलिए पक्का ही वो अनरोल हो गया है. बस उसने स्विच को हिट नहीं किया. इट जस्ट डिडंट हिट द स्विच. जब उन्होंने हमें ये बताया, सबके चेहरों पर जो सुकून था वो देखने लायक था और उस पल के बाद से हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. अब वो विशाल सनशील्ड को अनफोल्ड कर सकते हैं. टेलीस्कोप पोल्स के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर्स मिड बूम्स को बाहर धकेलने लगती हैं. अब 8 मोटर्स 90 केबल्स को खींच रही हैं जो 400 पुलिस से होकर गुजरती हैं और सनशील्ड की 5 लेयर्स को अलग करती हैं. मॉम, मैं कंफर्म कर सकती हूँ कि सनशील्ड की 5 लेयर्स पूरी तरह से टेंशन्ड है. शुक्रिया.
काफी अच्छा है, शुक्रिया। सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अकम्प्लिस्ड। जॉब वेल डन। सनशील्ड टीम बहुत बढ़िया। लॉन्च के 11 दिनों के बाद टीम सेकेंडरी मिरर को डिप्लॉय करती है। फिर प्राइमरी मिरर के पहले विंग को अपनी जगह पर लाती है और लॉन्च के 2 हफ्तों के बाद वे आखिरी डिप्लॉयमेंट शुरू करते हैं, मिरर के दूसरे विंग को अनफोल्ड करना। विंग काफी तेजी से बाहर आता है, लेकिन फिर कई लैचिंग मैनूवर्स करने पड़ते हैं ताकि उस टाइट फिट को मजबूती से लॉक किया जा सके। 3000, 2000, 1000,